Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. वेलकम स्टूडेंट लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. गाइस कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी में खूब व्यस्त हैं. तैयारी आप टीजीटी, पीजीटी एक दिवसीय परीक्षा की कर रहे हैं, करते रहिएगा. आप यूपीपी दे रहे हों या फिर यूपीएसआई दे रहे हों या फिर यूपी में पेट दे रहे हों या लोअर पीसीएस पेपर हुआ है आपने वो देखा हो, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह जीके जीएस पूछा जाने लगा है. तो जीएस का आज हम 100 प्रश्न का एक अभ्यास देखने वाले हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है, तो आप लोग पेन पेपर के साथ रहिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा. और पेन पेपर के साथ रहेंगे तो आप अपना स्कोर कार्ड भी लास्ट में देख सकते हैं कि कितना रहा है. आज है 23 अगस्त, तो 23 अगस्त को जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास है. आइए क्लास पे चलते हैं. सही जा रहा है. पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस रहे, भगत सिंह रहे, रमेश चंद्र मजूमदार रहे या फिर बी.आर. अम्बेडकर रहे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब जाने जाते हैं. विकल्प आप डी के साथ चुनना. अगला क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ा जाए. वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? लखनऊ में हुई, इलाहाबाद में हुई, लाहौर में हुई या फिर कराची में हुई है? कहाँ पे हुई मित्रों? तो 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, ऐसी सभा का आयोजन प्रयागराज में हुआ, यानी इलाहाबाद में हुआ था. विकल्प सी के साथ आंसर चुनो. अगला क्वेश्चन 3 नंबर पढ़ा जाए. पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और एच.एस. ऑलकॉट का नाम आपके सामने है. होम रूल लीग की स्थापना में कौन सदस्य जुड़ा नहीं था? विकल्पों पर आप गौर करेंगे तो ऑलकॉट का नाम आंसर जाएगा. डी विकल्प आपको सही जवाब के रूप में चुनना होगा. और आगे चला जाए. 4 नंबर क्वेश्चन आता है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन रहे? निर्मल कुमार घोष जी, प्यारे लाल जी, महादेव देसाई जी या फिर वल्लभ भाई पटेल जी? नोआखली घटना के टाइम पे महात्मा गांधी की जो निजी सचिव रहे हैं मित्रों, उनका नाम प्यारे लाल होता है. प्यारे लाल. विकल्प सी के साथ जाएगा. अगला क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ा जाए. प्यारा प्रश्न है. आपसे कह रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, अंग्रेजों से समझौते को, हिंसा के सीमित उपयोग को या फिर परंपरागत कार्यक्रम को? सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता जब हो जाती है, उसके बाद गांधी जी किसको महत्व देते हैं मित्रों? तो रचनात्मक कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं. तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया. विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा. अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा है. बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? दुर्गेश नंदिनी नहीं है, पोस्ट मास्टर नहीं है, आनंद मठ नहीं है या फिर देवी चौधरानी नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी रचना इसमें से नहीं है मित्रों? विकल्पों पर आप गौर फरमाएंगे तो पोस्ट मास्टर रचना जो है इनकी नहीं है. विकल्प आप सी के साथ चुन सकते हैं. अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पढ़ेंगे. वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? सत्येंद्र नाथ बोस, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का नाम दिया गया. 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था मित्रों. बी विकल्प आपका सही जवाब जाएगा. आगे हम लोग चलेंगे. 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है. निम्न में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेर शाह या फिर बाबर? दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक बनता है, इन विकल्पों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है. तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ चुनना. अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर जा रहा है. निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रामपा विद्रोह से संबंधित है? बिरसा मुंडा है, अल्लू लोरी सीताराम राजू हैं, कुशल कुमार हैं और मंगल पांडे का नाम दिया गया. रामपा विद्रोह की अगर बात आती है मित्रों, तो रामपा विद्रोह सीताराम राजू का नाम आता है. विकल्पों में
अल्लूरी सीताराम राजू सही जवाब बैठते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे चला जाता है। प्रश्न संख्या 10 की बारी आती है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह ने की, यदुवेंद्र सिंह ने की, करम शाह ने की या फिर स्वामी सहजानंद ने की है? पागल पंथ की स्थापना किसने की? अगर हम पागल पंथ की बात करते हैं मित्रों, तो पागल पंथ को एस्टेब्लिश करने में करम शाह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बी विकल्प अपना राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का जो मुख्य कारण रहा, क्या रहा? उनकी घोड़सवारी वाली सेना, तुगलुआ नामक पद्धति, उनकी सैन्य कुशलता या फिर अफगानों की आपसी फूट? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का जो मेन कारण होता है मित्रों, बाबर जीतता काहे के लिए है? वो तुगलुआ वाली पद्धति अपनाता है, इससे जीत जाता है। विकल्पों में सी विकल्प परफेक्ट आंसर के रूप में जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर पढ़ रहे हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की जो स्थापना है किसने की थी? मलिक उल सर्क ने की, हुसैन शाह सरकी ने की, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ने की या फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया? सरकी राजवंश की स्थापना जौनपुर में किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो सरकी राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है और स्थापना की अगर बात आती है, मलिक उल सर्क का नाम ऑप्शन में आएगा। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान प्राप्त हुए हैं मालवा संस्कृति से, कायस्था संस्कृति से, जारवे संस्कृति से या फिर आहार संस्कृति से? ज्यादा संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव कहाँ मिले हैं मित्रों? तो ज्यादा संख्या में बच्चों के दफनाए गए जो शव प्राप्त हुए हैं वो जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। विकल्प आप बी के साथ चुनो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 14 नंबर आता है। 14 नंबर प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान ज्यादा था, अत्यधिक था? पार्थियन का, कुषाण का, हिंदू यूनानी का या फिर गुप्त का? भागवत संप्रदाय के विकास में ज्यादा योगदान किसका रहा मित्रों? आप विकल्पों पर अगर गौर फरमाते हैं तो भागवत संप्रदाय को गुप्त राजाओं ने ज्यादा आश्वासन दिया है, ज्यादा योगदान दिया है। विकल्प आप गुप्त के साथ सुनो। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? आगरा में, जौनपुर में, मिर्जापुर में या फिर सारनाथ में? धामेक स्तूप की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं धामेक स्तूप सारनाथ राइट आंसर बैठता है। डी विकल्प राइट आंसर चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 16 की अगर बारी आती है, पूछ लिया गया वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किसने किया मित्रों? तो खलीफा के अधिकार को मानने से जो इनकार करने वाला शासक रहा अलाउद्दीन खिलजी रहा है। विकल्पों में बी विकल्प आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आ रहा है। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर या फिर कैस्पियन सागर? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जो अलग करता है सागर, उसका जो नाम है मित्रों उत्तरी अटलांटिक महासागर। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण होता है मध्य भूमि स्थिति का, गिरिपद स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का या फिर इनमें से सभी? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भावर क्षेत्र होता है, किसका उदाहरण है मित्रों भावर क्षेत्र? तो भावर क्षेत्र जिसका उदाहरण होता है वो गिरिपाद स्थिति का है। गिरिपाद स्थिति राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, ग्रह, निहारिका या फिर धूमकेतु? कौन सा सौर परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है? सौर परिवार से जुड़ा हुआ निहारिका नहीं है। विकल्पों में बी विकल्प आप सही जवाब के रूप में चुन लो। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कूट से क्वेश्चंस कह रहा है, सही कूट का मिलान करो। अनुच्छेद के बारे में दिया गया है, आपसे मिलान करने को कह रहा है। अनुच्छेद 26 की अगर बात आती है, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है मित्रों अनुच्छेद 26 में। ए का तीसरा होगा, यानी डी विकल्प अपने आप कट गया क्योंकि वहां ए का चौथा दिया गया था। मित्रों अनुच्छेद 40 की अगर बात आती है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात हो रही है, तो सही जो है बी का चौथा हो जाएगा। और अनुच्छेद 98 अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 98 का जुड़ाव कहां से है? संसद सचिवालय से है। और
जब 239 की बात आती है तो संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन की बात होती है अनुच्छेद 239 में। तो जो राइट आंसर बैठ रहा है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी फर्स्ट विकल्प राइट आंसर बैठ रहा है। ए इज द राइट आंसर आप चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतों पर, विधि निर्माण पर, आर्थिक मामले पर या फिर कार्मिक मामले पर? कौन सा एक क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पे नियंत्रण ही नहीं है? तो वो आपका होता है नागरिकों की शिकायतों पे राज्य सरकार कोई नियंत्रण नहीं रख पाती। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, फिर से कूट में क्वेश्चंस दिया गया, कथन और उससे जुड़े हुए जो है कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कूट सही है। सभी विकल्पों पर अगर गौर फरमाते हैं, मौलिक अधिकार का संविधान भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पे आधारित है। हाँ, ये तो आधारित है, लेकिन कहा जा रहा है कौन सा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, नहीं, ये गलत दे दिया गया। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ऐसा भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो बी, सी और डी सभी गलत है, यानी बी सी डी केवल और केवल डी विकल्प में दिया गया। तो राइट आंसर हम लोग डी के साथ चुनेंगे। आगे चलें, 23 नंबर क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 के भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन को संबंध आप कौन से विषय से जोड़ते हैं? 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास या फिर भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध से आपको बताना है कि उसका जुड़ाव कौन से विषय से है। तो मित्रों, सहकारी संस्था का गठन और कार्य संचालन के बारे में था। विकल्प हम बी के साथ जोड़ते हैं, बी इज द राइट आंसर चुन लिया जाए। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखा जाए। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? 1992 में, 1996 में, 1994 में या फिर 1999 में? भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून जो लाया जाता है, ये कब लाया जाता है मित्रों? तो 1996 में लाया जाता है, यानी 1996 में लाया जाता है। सही जवाब सी के साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक डाट है। पीडीआई यानी व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान है। पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान है। तीसरे विकल्प में दिया गया पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान है। और चौथा विकल्प कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की अगर बात करते हैं मित्रों, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो है वो व्यक्तिगत आय में से ही व्यक्तिगत कर भुगतान भी घटेगा और गैर कर भुगतान भी घटेगा। तो विकल्प बी के साथ राइट आंसर बैठेगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो आपसे कह रहा है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक द्रव्य है, अत्यंत वाष्पशील है, पारदर्शी है या फिर सुचालक है। स्प्रिट ज़्यादा ठंडी अनुभूति देती है। जब शरीर से उसका जो है स्पर्श होता है तो वो ज़्यादा ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वो ज़्यादा वाष्पशील है। विकल्प सी के साथ राइट आंसर चुनना है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर चल रहा है। आपसे कह रहा है, जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान परिवर्तन होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है या फिर ऊष्मा का प्रवाह जलवाष्प से जल की ओर होता है। जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है, जब जल का जलवाष्प में परिवर्तन हो जाता है मित्रों, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर चुनना है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा।
हरे पौधे सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा का डॉट प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 2%, 5%, 1% या 10%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना परसेंट? तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। राइट आंसर जो बनेगा बी विकल्प बनेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखा जाए। आपसे सूची में क्वेश्चंस दिया गया और कूट में फिर से क्वेश्चंस का आंसर्स मांग रहा है। धातु और संबंधित रोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। आपसे आर्सेनिक के बारे में कह रहा है तो फेफड़ा का कैंसर आर्सेनिक से जुड़ा हुआ है। अगर कैडमियम की बात आती है तो कैडमियम हड्डियों की कमजोरी से जुड़ा हुआ है। आप पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपका कहा जाता है ये आपका श्वसन संबंधित समस्या से जाता है। और बेरियम की अगर बात आती है मस्तिष्क सूजन की बात बेरियम के साथ जुड़ती है। तो डी का दूसरा विकल्प केवल और केवल 4 नंबर में है, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ गोला भर लो। और आगे चलें, 30 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिक एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है जल अपघटन, हाइड्रोजनीकरण, साबुनीकरण या फिर एस्टरीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एक एसिटिक अम्ल और एथिक एल्कोहल के मध्य होने वाली जो अभिक्रिया है मित्रों वो एस्टरीकरण कहलाती है। तो विकल्प डी के साथ राइट आंसर चुनना है। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिला करके रखा जाता है वांडर वाल्स बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयन आबंध द्वारा या फिर सह संयोजी आबंध द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिला करके जो रखा जाता है मित्रों वो वांडर वाल्स के बलों के द्वारा रखा जाता है। तो विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आ रहा है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में धूरी वायु बनाने से संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनना है। ए इज द राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। किस प्रकार के ऊतक में मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? पेशीय ऊतक में, उपकला ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में या फिर संयोजी ऊतक में? कैसे ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण हो जाता है मित्रों? तो ग्रंथि का निर्माण उपकला ऊतक में होता है। उपकला ऊतक राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में, एमाइलेज के रूप में, जाइमोजन के रूप में या फिर लाइपेज के रूप में? मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम है वो कौन से रूप में कार्य करता है मित्रों? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? परासारणीयता पे, स्फति दाब पे, वाष्पोत्सर्जन पे या फिर निस्यंदन पे? पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना कौन से क्रिया पे निर्भर करता है? तो स्फति दाब पे निर्भर करता है। बी विकल्प सही जवाब है। 36 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। करा निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश या भाग है? मध्य सिरा, सिराएं, स्त्री केसर या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन जो है फूल का एक अंश या भाग है मित्रों? तो फूल का अंश या भाग जो है वो स्त्री केसर है। विकल्पों में बी विकल्प राइट आंसर्स। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। सफेद फास्फोरस का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है सफेद फास्फोरस के लिए? सफेद फास्फोरस यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। यह एक अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पे स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। बिल्कुल ऐसा भी है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए और बी दोनों सही है, इसलिए सी विकल्प में ए और बी दोनों सही का विकल्प दिया गया। सी सही जवाब बनाना है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर चलते हैं। आपसे कह रहा है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? एंटीहिस्टोमेन, प्रतिअम्ल, हिस्टोमिन या फिर विटामिन? नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है सामान्य ठंड में
नासिका संकुलन के लिए जो उत्तरदायी है हिस्टोमिन है। विकल्प बी के साथ राइट आंसर्स लगाना है। 39 नंबर क्वेश्चंस पढ़ना है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? अंतः द्रव्य जालिका के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, हरित लवक के द्वारा या फिर गोल्जी काय के द्वारा। केंद्रीय कला का जो निर्माण है कौन से कोशिकांग द्वारा होता है मित्रों? तो अंतः द्रव्य जालिका के द्वारा होता है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर पढ़ रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिल ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक या फिर संवहनीय ऊतक। लसिका और रुधिर किस ऊतक के जो है उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं? तो संवहनीय ऊतक के रूप में ये लोग जाने जाते हैं। आगे चलें, 41 नंबर क्वेश्चंस देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति को क्रय और विक्रय करना या फिर ए और बी दोनों। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय दोनों के लिए। सही जवाब सी के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आ रहा है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापुर समिति ने, आबिद हुसैन समिति ने, रंगराजन समिति ने या फिर नरसिम्हन समिति ने? पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किस समिति ने की मित्रों? तारापुर समिति ने इसकी सिफारिश की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पढ़ा जा रहा है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन रहे? विडाल डी ला ब्लास, दूसरे विकल्प में है जॉन ब्रूनसन, तीसरे विकल्प में है एच बैरोज और चौथे विकल्प में है फ्रेडरिक रेंटजेल। मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला काम किसका रहा? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में एच बैरोज ने जो है परिभाषित किया है मित्रों। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपसे कह रहा है भारत में या भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट। अगर आंसर्स की बात करते हैं मित्रों तो राइट आंसर पश्चिमी घाट है। सी विकल्प अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 45 नंबर पढ़ेंगे। 45 विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 23 जुलाई, 21 जून या फिर 18 सितंबर? विश्व संगीत दिवस संगीत को बढ़ावा देने के विश्व लेवल पे संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो है 21 जून। विकल्प बी के साथ राइट आंसर बैठ रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में है, चिल्का झील में है, सुंदरवन में है या फिर निकोबार द्वीप समूह में है? भारत का पहला है राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क है, कहाँ पे लोकेटेड है मित्रों? तो ये आपका कच्छ वाले बेल्ट में है। कच्छ यानी गुजरात का बेल्ट। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? अरविंदो घोष ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा है? आपको बताना है ऐसा कथन किसका है। तो बापू ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। विकल्प सी के साथ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, एनी बेसेंट ने, श्रीपाद अमृत डांगे ने या फिर सर सैयद अहमद खान ने? द सोशलिस्ट सही जवाब है श्रीपाद अमृत डोंगे। बी विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। भैंसा सिंगी नामक जाति कौन से राज्य में पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है, आसाम में पाई जाती है, फिर नागालैंड में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नागालैंड में पाई जाती है मित्रों। सही जवाब डी के साथ चुन लो। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीनाइल, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपेन, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपलाइन। HDPE का अगर फुल फॉर्म आप देखते हैं तो हाई डेंसिटी पॉलीथिनाइल है। सही जवाब फर्स्ट विकल्प लगेगा। ए इज द राइट आंसर।
कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है भित्तीय रचना के लिए कौन कौन जाना जाता है। तो लेपाक्षी मंदिर में भी भित्तीय चित्रकारी देखने को मिली है, अजंता में भी देखने को मिली है, बाघ गुफा में भी देखने को मिली है और एलोरा की गुफा में भी देखने को मिली है, लेकिन सांची स्तूप में भित्तीय रचना देखने को नहीं मिली है। तो जो आपका राइट आंसर जाएगा मित्रों वो क्या जाएगा? क्या जाएगा? 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5 बी विकल्प में दिया गया, इसलिए राइट आंसर आपका बी के साथ हो जाएगा। आगे चलें, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महायान से, शेरवाद से, हीनयान से या फिर वज्रयान से? विकल्पों पर अगर गौर करेंगे तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प की बात आएगी और राइट आंसर महायान बैठेगा। आपका विकल्प फर्स्ट के साथ सही जवाब बैठेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? स्वर्ण धातु, तांबा धातु, चांदी धातु या फिर कांसा धातु? तो मित्रों चांदी के सिक्के स्टार्ट किए थे। बी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पढ़ रहे हैं। आपसे फिर से वही कूट वाला क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कूट के अनुसार आपको उत्तर चुनना है। 4 विकल्पों में दिया गया है, आपको कूट बताना है कौन सा सही नहीं है। सिकंदर लोधी ने भूमि नापने के लिए एक पैमाना गाजे सिकंदरी शुरू किया। हाँ बिल्कुल सही जो है शुरू किया है, तो ये सही है। सिकंदर लोधी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। ये भी था, बिल्कुल अंतिम सुल्तान था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान ये नहीं रहा, बस यही गलत है। सिकंदर शाह लोधी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे। हाँ बिल्कुल थे। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। हाँ ऐसा हुआ था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? केवल और केवल 2 नंबर सही नहीं है। 2 नंबर यानी सी विकल्प में लिखा है केवल 2। तो राइट आंसर आपको सी के साथ चुनना पड़ेगा। आगे चलें, 5 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडल, नाडु, सीमा या फिर प्रांत? विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था मित्रों? तो मंडल नाम से संबोधित किया जाता था। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी संस्मरण लिखे थे, मेमोरीज लिखे थे, इल्तुतमिश ने लिखा, अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा, बलबन ने लिखा या फिर फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है? दिल्ली का ऐसा सुल्तान जिसने अपने संस्मरण को लिखा, तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा है। डी विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पढ़ते हैं। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह साम्राज्य का शासक था? गौड़ साम्राज्य का शासक था, देवगिरी का था, जूनागढ़ का था या फिर मगध का रहा है? शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, कौन से साम्राज्य का शासक था मित्रों? तो वो गौड़ साम्राज्य का शासक रहा है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा है निम्न में से किसने लच्छवी गणराज्य की राजकुमारी से विवाह किया था? समुद्रगुप्त ने किया, विष्णुगुप्त ने किया, श्रीगुप्त ने किया, फिर चंद्रगुप्त ने किया? लच्छवी गणराज्य की जो राजकुमारी है उससे मैरिज करने का काम मैरिज हुआ था चंद्रगुप्त का। डी के साथ सही जवाब चुनना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी विकल्पों पर आप गौर करें। नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों? तो नदी डेल्टा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं जाएगा? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। बिल्कुल सही है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बस यही गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 2 नंबर सही नहीं है, यानी सी विकल्प आपको गोला करना होगा। आगे चलें, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? प्रतिलता वाड़ेदार, कामिनी देवी, कल्पना दत्ता या फिर शांति घोष? चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की जो है मृत्यु हो गई? तो प्रीतिलता वाड़ेदार की मृत्यु हुई थी। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? मुंबई था, पूर्वी बंगाल था, पंजाब था या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी रहा है?
बर्रा डकैती की अगर बात आती है मित्रों, बर्रा डकैती का जो जुड़ाव रहा वो पूर्वी बंगाल रहा, तो सी विकल्प आप राइट आंसर चुनना। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? कुकी, टिप्पराह, खासी या फिर गारो? 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क साधते हैं? तो खासी जनजाति से जो है जुड़ाव लगाते हैं। बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर पढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड कार्माइकल ने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, सर रेजिनाल्ड्स क्रैकॉल्ड ने या फिर विलियम बेंटिक ने? तो ऐसा किसने किया था मित्रों? ऐसा हार्डिंग सेकंड ने किया था। तो सही जवाब हार्डिंग सेकंड लगा लो, सी विकल्प अपना राइट आंसर बना लो। आगे चला जाए 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, विनोबा भावे बनते हैं या फिर ब्रह्मदत्त बनते हैं? अगर सही जवाब की बारी आती है तो डी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा, ब्रह्मदत्त। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चला जाए 15 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। पूछा गया वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश है, कौन सा आदेश है? गैर कानूनी संघ अध्यादेश था, शक्ति कानून का उल्लंघन था, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश था या फिर वायसराय का विशेष आदेश रहा है? विकल्पों पर अगर गौर करें तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, गैर कानूनी संघ अध्यादेश राइट आंसर बैठेगा। फर्स्ट विकल्प हम राइट आंसर सुनेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 21 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 20 अक्टूबर 1993 या फिर 20 अक्टूबर 1992? 73वां संविधान संशोधन की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। विकल्प आप सी के साथ राइट आंसर चुन ले। 17 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की? कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है मित्रों? तो यहाँ पे 2 टाइप्स जो है समानता की बात की गई है। फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन हम 18 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की बारी है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 1 माह? राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय दिया जाता है मित्रों? तो 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूचना दी गई? अनुच्छेद 243W, अनुच्छेद 243Q, अनुच्छेद 243T या फिर अनुच्छेद 243R? शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 कार्यों की सूची कहाँ दी गई है मित्रों? तो अनुच्छेद 243W में दी गई है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, आपसे कह रहा भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है या फिर यह ना मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार? संपत्ति के अधिकार की स्थिति अगर देखा जाए तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। बी विकल्प आपका सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? विकल्पों पर अगर गौर किया जाए मित्रों तो केंद्र में द्विशासन विधानसभा, ये 1919 से नहीं संबंधित है। कह रहा है कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है। सभी विकल्पों पर गौर करिएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की बात है, हाँ है। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना चाहिए, ये भी है। विधान परिषद को बजट पर संकल्पित पारित करने का अधिकार दिया गया है, ये भी है। और सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, यही सही जवाब होगा। तो डी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर देखते हैं। 22 निम्नलिखित में से डाटाडाट एक कायांत्रित शैल नहीं है। सैंडस्टोन नहीं है, संगमरमर नहीं है, स्लैट नहीं या फिर वाडाजाइट नहीं है। कौन एक कार्यांतरित शैल नहीं है? कार्यांतरित शैल की अगर बात आती है मित्रों, सैंडस्टोन सही जवाब बनाओ। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए।
रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है मित्रों? तो ये असम प्रांत में है। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलें तो कह रहा है पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए डॉट उत्तरदायी है? मेटल, क्रस्ट, बाह्य कोर या फिर आंतरिक कोर? पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है मित्रों? तो यहाँ पे बाह्य कोर उत्तरदायी है। बी विकल्प सही जवाब जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त बांध या बांधों में से कौन कृष्णा नदी पे स्थित है? विकल्प आपके सामने है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे ही है। क्या अलमाटी है? तो अलमाटी भी कृष्णा नदी पर ही है। इडुक्की नहीं है, अमरावती भी नहीं है। तो बांध कौन सा कृष्णा नदी पे होगा? केवल 1 और 3, यानी फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर बैठेगा। 26 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? ऊर्जा, प्रतिबल, आवेग या फिर कार्य? किसकी विमा रैखिक संवेग के विमा के समान होती है मित्रों? तो ये है आवेग। विकल्प आपका बी के साथ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होता है? आवृत्ति के बराबर होता है, तरंग वेग के बराबर होता है, आयाम के बराबर होता है या फिर कालांतर के बराबर होता है? एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर होता है? तो ये तरंग वेग के बराबर होता है। सी विकल्प आप राइट आंसर चुन लो। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखा जाए। आपसे कह रहा है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बढ़ता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा मित्रों? तो समग्र धारा पे वो घट जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? CH4, C2H4 या CHHO और CH3CHO? दूसरा विकल्प दिया गया CH3OH और CH3CHO और चौथा विकल्प दिया गया C2H5OH और CH3OCH3। इसमें से बताना है सजातीय युग्म कौन सा है। विकल्पों पर आप गौर करते हैं तो CHO और CH3CHO सेम है। विकल्प आप यहाँ सजातीय युग्म में सी के साथ चुनेंगे। सी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चलें। 30 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हेतु खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक के रूप में, प्रोटॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में या फिर न्यूट्रॉन के रूप में? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है मित्रों? तो परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे चले। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा है, पोटेशियम है, सोना है और एल्यूमिनियम है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन निकालती है पोटेशियम। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। और आगे चलें। 32 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों पॉली एक्रिनोनाइलाइट का औद्योगिक स्तर पे क्या नाम है? आर्लॉन है, मेलोमाइन है, डेक्रोन है या फिर बैकेलाइट है? पॉलीएक्रिलोनोट्राइल का जो औद्योगिक स्तर पे नाम लिया जाता है वो होता है एक्रिलेन या ऑर्लून। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। आगे 33 नंबर क्वेश्चन आता है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल को क्या कहा जाता है? फुफ्फुस वाष्रण को नम और चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। ये फुफ्फुस वाष्रण को घर्षण मुक्त रखता है, फेफड़ों की सुरक्षा करता है या फिर यकृत की सुरक्षा करता है? फुफ्फुस गुहा में जो भरा तरल है उसका कार्य क्या है मित्रों? तो फुफ्फुस गुहा में जो भरा तरल है वो घर्षण मुक्त रखता है, इसलिए उसका कार्य है फुफ्फुस वातावरण को जो है घर्षण मुक्त रखना। विकल्प बी के साथ राइट आंसर चुन लो। 34 नंबर पे चला जाए तो आपसे करा 34 नंबर कि उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? नाक में, वृक्क में,
कान में या फिर कंठ में। उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती है? तो वृक्क में नहीं पाई जाती मित्रों। सी इज द राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत है हार्मोन्स का प्रभाव, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन या फिर लैंगिक जनन। जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का जो मेन स्रोत है, मूल स्रोत है, वो लैंगिक जनन है। विकल्प अपना डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर चुना जाए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखा जाए। पूछा जा रहा है उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, कार्डियन है, कार्टिलेजिन है, ओशिन है या फिर आइसिन है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उपास्थि में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है मित्रों वो कॉन्ड्रेन सही जवाब है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, त्वचा और हाइपोटोपैंकियास। कशेरुकी का जो है उत्सर्जन अंग से जुड़ाव नहीं है, तो कशेरुकी का जो उत्सर्जन अंग नहीं है वो आपका हेप्टोपैंक्रियाज है। सही जवाब डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखा जाए मित्रों। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका शरीर लंबा होता है, उसका शरीर चपटा होता है, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है या फिर उसमें एक चूसक अंग होता है। एनीलिडा में रखा गया, काहे के लिए एनीलिडा में रखा गया? उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। विकल्प सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है। 39 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्पों पर गौर करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, हाँ ये होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। राइबोसोम्स केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, ये भी नहीं है। सही जवाब जाएगा वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर पढ़ा जाए। आपसे कह रहा है पौधे एवं जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? क्रमशः सेलुलोज और ग्लूकोज में, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज में या फिर क्रमशः सेलुलोज और ग्लाइकोजन में। पौधे और जंतु में कार्बोहाइड्रेट कौन से रूप में संचलित होते हैं मित्रों? तो आप भी जानते हैं कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 41 नंबर देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से था, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से था, टकसाल से संबंधित कानून से था या फिर कृषि से संबंधित कर से रहा है? जवाबित की अगर बात आती है, जवाबित का जो संबंध है मित्रों राज्य के कानून से है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 42 आपसे कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? जेपी कृपलानी ने की, सिराज गोपालाचारी ने की, बलवंत राय मेहता ने की या फिर अशोक मेहता ने की है? विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश होती है मित्रों किसके द्वारा की जाती है? बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो बी विकल्प अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखा जाए। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है या फिर गोरम घाट है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो दर्रा होता है मित्रों उसे पालघाट दर्रा कहा जाता है। विकल्प बी के साथ राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? अनियमित प्रवृत्ति, हासमान प्रवृत्ति, वर्धमान प्रवृत्ति या फिर चक्रीय प्रवृत्ति? गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की जो प्रवृत्ति होती है मित्रों वो क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति होती है। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। प्रथम भारतीय महिला सैन्य स्काई ड्राइवर कौन है? शीतल महाजन राणे हैं, अनामिका शर्मा है, मंजू हैं या फिर श्वेता परमार हैं? प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्कॉट ड्राइवर जो हैं उसके रूप में मंजू का नाम जुड़ा हुआ है। तो बी विकल्प अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 46 नंबर आता है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? लक्ष्मी मित्तल हैं, जमशेद जे ईरानी हैं, ओम प्रकाश जिंदल हैं या फिर अनिल अग्रवाल हैं? भारत का इस्पात पुरुष किसे कहा जाता है मित्रों? तो भारत का इस्पात पुरुष जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। विकल्प सी के साथ अपना राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखें। मुकुल, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, मुकुटधर पांडे की है, भवानी प्रसाद मिश्रा की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है? मुकुल की अगर बात आती है मित्रों मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की साहित्यिक रचना है। डी विकल्प अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? भील जनजाति, सहारिया जनजाति, कोरकू जनजाति और गौड़ जनजाति? नोह डोरा अलंकरण
नोह डोरा अलंकरण गौड़ जनजाति की जो है ये विशेषता है। डी विकल्प सही जवाब बनाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। हिंडसर्नबुर्ग प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अमेरिका भारत परमाणु समझौता से, चीन भारत युद्ध 1962 से, ब्रिक्स देशों का आविर्भाव से, या फिर मध्य एशियाई परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि से। हेंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन अगर पूछा जा रहा है मित्रों तो याद रखिएगा चीन और भारत युद्ध 1962 से इसका संबंध है। बी विकल्प राइट आंसर चुनो। 50 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, सूचना की सार्वभौमिकता पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को, 30 सितंबर को, 29 सितंबर को, या फिर 1 अक्टूबर को। सूचना की सार्वभौमिकता पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ए विकल्प आप सही जवाब बनाओ।